आप देखोगे, ध्यान से देखो ये मामला। कल एक चैनल पर, उस चैनल का नाम मैं बता देता हूं, एक चैनल पे कल आपको ध्यान होगा गौरव प्रधान का इंटरव्यू आया है, और आपको स्पष्ट लगेगा कि जो जो लोग आतंक और इस्लाम पे हम को लेकर काम कर रहे हैं, उस पे उसके हमले बढ़ते जा रहे हैं। वो नहीं चाहता कि फतवा आलमगीर संजय दीक्षित हिंदी में लाएं, वो नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि नीरज अत्री आपको आसमानी किताबों के बारे में समझाएं। वो नहीं चाहता कि गौरव आर्या आपको पाकिस्तान और अफगानिस्तान की स्ट्रैटेजी के बारे में ठीक से आपको समझाएं। वो नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि कोई संदीप देव, कोई यति नरसिम्हानंद, कोई संजय, कोई भी हिंदू जागृति बोध लाए। और मुझे ये एक पैटर्न दिख रहा है कि जो जो लोग हिंदू जागृति बोध ला रहे हैं और जो जो लोग खासकर हरे टिड्डों के मजहब को एक्सपोज कर रहे हैं, उसको वो जानबूझकर टारगेट कर रहा है। और टारगेट कैसे कर रहा है? कल जब उसके इंटरव्यू आए हैं, वो साफ दिख रहा है कि कानूनी रूप से वो बैंकक्रप्ट है, ना उसे संविधान की नॉलेज है, अनुच्छेद का कोई जानकारी नहीं है, ना उसे कानून की जानकारी है, वो सिर्फ हमले कर रहा है। इसका मतलब है कि वो आदमी पूरी तरह से खोखला है, इसलिए उसके बहकावे से बचिए। अब मैं आपको उदाहरणों के साथ कहूंगा कि कल जो उसका इंटरव्यू हुआ है, वो भारत के राष्ट्रवादियों पे जो हमला है, जिसको भारत के सारे राष्ट्रवादियों को कांग्रेस टूल कह रहा है, उसके चैनल का हेडिंग ही है, और उस पे जो हमले हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं और किस झूठ के धरातल पे हो रहा है, और किसी ने इसको आगे किया है। ये आप इसको हल्का मत लीजिए। कई लोग राष्ट्रवादी ही लड़ रहे हैं, हिंदू हिंदू लड़ेगा, अब कुछ नहीं होगा। कौन आपके बीच मोल है, आपको अभी प्रूफ के साथ पता चलेगा। क्यों? सवाल यह है कि एक ही व्यक्ति सबसे क्यों लड़ रहा है? क्या इसके पास इतनी बुद्धिमत्ता आ गई कि हर कोई खराब हो गया? कुछ तो पता है कि अगर डू पॉलिटिक्स सेना को लेकर बढ़िया काम वैभव कर रहा है, तो वो वैभव पर सेक्स को लेकर आरोप लगाता है। अगर अजीत भारती कुछ कर रहा है तो उसको गाली देता है। कुछ तो वजह होगी। और ये वो सभी लोग हैं जो हर टिड्डों को एक्सपोज कर रहे हैं, जिसको ये आदमी टारगेट कर रहा है, और ये कह रहा है कि कश्मीर में हिंदू के संघार का वजह हिंदू ही है और अफगानिस्तान में इस्लामिक मैटर नहीं है, तो व्यापारिक लड़ाई है। तो आप इसके आईक्यू लेवल को कहेंगे कि क्या आईक्यू लेवल है? नहीं, कोई है। ये अब क्लियर होता जा रहा है कि कोई है जो खासकर सोशल मीडिया के हिंदू ब्रिगेड पर नजर बनाए हुए है, और जो टारगेट कर रहा है हर हिंदू ब्रिगेड को, हर हिंदू ब्रिगेड को। अब मैं आपको बताता हूं कि कल क्या, कल उसने गायत्री जी का चैनल है, गायत्री है, और उनका चैनल है कल द अल्टरनेट मीडिया। ये गायत्री शायद साउथ अफ्रीका में रहती हैं और लॉयर हैं। हालांकि उनसे मेरी भी बात है, मुझे भी उन्होंने फोन किया था इंटरव्यू के लिए। तो उस पर एक इंटरव्यू आया। अब आपको खतरे देख लीजिएगा, ये पर्सनल लड़ाई नहीं है जो कई लोग सोच रहे हैं, ये आपके हित की लड़ाई है, आपके देश के हित की लड़ाई है। जो अपने आप को कहता है कि वो मतलब स्ट्रेटेजिक समझ रखता है, वो कैसे आपको चीट कर रहा है और कौन उसके पीछे है, आप इसके इंटरव्यू से समझेंगे। अब आपको बताता हूं, कल जब वो वीडियो की शुरुआत कर रहा है तो डिस्क्लेमर पर डिस्क्लेमर दे रहा है कि मैं जिसका चाहूंगा जवाब दूंगा, जिसका नहीं दूंगा। साफ इंसान होगा वो जवाब देगा, किसी चीज से नहीं भागेगा। एक वो कह रहा है कि गायत्री जी मैं बोलना चाहता हूं, मैं लाइव ही मैंने कहा आपको आऊंगा, एडिटेड वीडियो में नहीं आऊंगा। मैं लाइव आता हूं, मनीष ठाकुर लाइव आते हैं, संजय दीक्षित लाइव आते हैं, अजीत भारती लाइव आते हैं, नीरज अत्री लाइव आते, सारे लाइव आते हैं। ये झूठ बोल रहा है। एक आपको एकदम छोटे छोटे झूठ से शुरुआत करता हूं कि कोई भी एडिटेड वीडियो नहीं डाल रहा, सब लाइव आ रहे हैं। ये बार बार ये क्यों कह रहा है? अपनी विश्वसनीयता जो क्रैक होती जा रही है उसकी, उसको बचाने के लिए कोई है जो इसके पीछे है। अब तो मैं इसको एक पपेट मान रहा हूं। कोई है जो सारे हिंदूवादियों को इसके थ्रू टारगेट कर रहा है, ताकि कोई और ये आपको आज कल के इंटरव्यू में आपको बताऊंगा, इसने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बदनाम करने का प्रयास किया है। आपको ये मोदीवादी दिखेगा, आपको लग रहा होगा कि मोदी के फेवर में, नहीं, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी को वर्ल्ड लेवल पर बदनाम करने का काम कर रहा है। मैं आपको इसको साबित करके दूंगा इंटरव्यू से, और वो इंटरव्यू आप द अल्टरनेट मीडिया पर इसके बाद देख लीजिएगा। वो आपको देखिएगा कि वो एक बात कह रहा है। वो कह रहा है कि अभी बंगाल में जो चुनाव जो उपचुनाव होने थे ममता बनर्जी के,
जिसमें इसी ने एक बड़ा विवाद हुआ था, मास्टर स्ट्रोकवादियों ने खेल किया था कि अब तो उत्तरांचल का, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना होगा, तो ममता को ऐसे मोदी जी घेर रहे हैं। ये बात, यानी उस समय भी जो मास्टर स्ट्रोकवादी हैं वो प्राइम मिनिस्टर को डिफेम कर रहे हैं कि क्या चुनाव आयोग जो आरोप लेफ्ट लगाता था, ईवीएम हैकिंग, ये वो, कि चुनाव आयोग को मोदी मैनेज करते हैं, वो मास्टर स्ट्रोकवादी यही आरोप दूसरे रूप में लगा रहे हैं कि क्या चुनाव आयोग को मोदी मैनेज करते हैं। ये आदमी कल कह रहा है कि चूंकि 2024 में ममता को एक्सपोज करना है, इसलिए मोदी जी को एक्सपोज करना है, इसीलिए चुनाव आयोग ने चुनाव करवा दिए। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, ये प्रधानमंत्री को डिफेम कर रहा है कि क्या प्रधानमंत्री चुनाव आयोग चला रहे हैं। ये मास्टर स्ट्रोकवादी किस दिमाग से खेल रहे हैं, अपने ही देश के प्राइम मिनिस्टर को, जो लेफ्ट कह रहा है कि चुनाव आयोग को मैनेज करके ईवीएम मशीन हैक किया जा रहा है, वही गौरव प्रधान एंड गिरोह कह रहा है कि चुनाव आयोग को हैक करके मोदी जी ममता को बैठाए हैं। आप ध्यान से दीजिए इस बात को, कल के इंटरव्यू में देखिए कि ममता को इसलिए बाईपास किया, मतलब स्पेस दिया गया कि 2024 में मोदी जी उसको एक्सपोज करेंगे, इसलिए ममता को रहने दिया गया और चुनाव आयोग ने चुनाव कराने की बात की। तो क्या मोदी जी मैनेज करते हैं चुनाव आयोग? मोदी जी मैनेज करते हैं सीबीआई? ये भारत के प्रधानमंत्री पर इनडायरेक्टली हमला है, बिल्कुल वामपंथियों के स्टाइल में। वामपंथी भी वही कर रहे हैं और उसके तर्क दूसरे हैं, ये इनके दूसरे तर्क हैं, ताकि आपके दिमाग में ये बैठते बैठते एक जगह ऐसा बैठ जाए कि मोदी तानाशाह है। वो भी वो बैठाना चाहते हैं, ये भी वो बैठाना चाहता है। ये दोनों ही मास्टर स्ट्रोकवादी प्लस पंचमक्कार मिलकर लोकतंत्र के अपहरण का प्रयास कर रहे हैं। ये बात ध्यान दीजिए, वो कह रहा है इस बात को। और आपको ध्यान होगा कि उसमें एक क्लॉज है, उस क्लॉज को आप देखेंगे कि 6 महीने में चुनाव कराना होता है। जैसे ममता चुनाव हार गई, ठीक है, ममता चुनाव हार गई। अब ममता जब चुनाव हार गई तो 6 महीने में उसे विधानसभा या विधान परिषद से चुन के आना होगा। विधान परिषद शायद बंगाल में नहीं है, ठीक है। अब उसके लिए जो ये कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन का प्रेस रिलीज है जो उसने चुनाव के लिए अनाउंस किया है, ये कह रहा है कि 24 में चूंकि ममता को एक्सपोज करना है इसलिए मोदी जी करवाए हैं। ये बात निहायत ही, आप देखिए, शेड्यूल टू फाइल कैजुअल वैकेंसी एंड एडजर्नमेंट पोल इन द असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग अबाउट द फाइल, ये आपको प्रेस नोट है, प्रेस नोट है। और कल जब लोगों ने इसको एक्सपोज किया है तो अल्टरनेट मीडिया का कमेंट, जो आदमी कमेंट से भाग रहा है वो पारदर्शी नहीं है, कमेंट बंद किया गया है। और सबसे बड़ी बात है, मैं छोटा आदमी हूं, प्राइम मिनिस्टर पे हमला किया गया है। जो काम अभिसार शर्मा रवीश कह रहे हैं ईवीएम हैकिंग का, वही काम गौरव प्रधान दूसरी तरीके से कह रहा है, दूसरे तरीके से। भारत के लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए प्राइम मिनिस्टर पर ये आपके धीरे धीरे दिमाग को ब्रेन वॉश किया जा रहा है कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। और कल को ये दोनों इस तर्क को जोड़ लेंगे, वो अभिसार शर्मा कहेगा यही भाजपा समर्थक गौरव प्रधान का ये ट्वीट है, यानी मोदी कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, तो आप क्या जवाब दोगे? ये साफ साफ प्राइम मिनिस्टर की गरिमा पे हमला किया गया है। उसके बाद आपको बताऊं कि बंगाल से ही नागेश्वर राव जो पूर्व आईपीएस हैं और खासकर सीबीआई के एक्स डायरेक्टर हैं, उस पर जो इसने हमला किया कि बंगाल में जो हिंदुओं के संघार हुए उसके बाद से नागेश्वर राव लगातार सरकार की आलोचना कर रहे हैं। ये बता रहा है जो कुछ नहीं है कि नागेश्वर राव जो आईपीएस रहे, क्या उनको ये वो उनके पास ये जानकारी नहीं है कि सरकार के क्या राइट होते हैं? मैंने आपको बताया था कि संविधान का अनुच्छेद 355 जिसमें कभी भी सत्ता को बेदखल नहीं करना, ममता को नहीं हटाना, केंद्र पुश कर सकती है। नागेश्वर राव वही कह रहे हैं, ये आदमी जो कुछ नहीं, वो इतने पुराने आईपीएस है, उस पे हमला कर रहा है कि ये बात तुम क्यों कह रहे हो। वो कह रहा है, यानी जो आईपीएस है उसको कानून की जानकारी नहीं है, वो राज्य कैसे एक्ट करेगा, सरकार कैसे एक्ट करेगी उसकी कोई जानकारी नहीं है। ये मास्टर स्ट्रोकवादी को कानून की जानकारी है। यानी आप सोचिए कि किस लेवल पर ये लोग हैं। फिर ये कह रहा है आपको कि जो लोग हैं यहां पर वो सनातन धर्म पे बात नहीं करते। अब इसकी एक आपको समझ में आ जाएगा कि किसी इस्लामिस्ट द्वारा, जो मेरे को लग रहा है कि मैं ये आरोप ही लगाऊंगा कि कहीं ना कहीं कोई इस्लामिस्ट है
जो इसके पीछे खड़ा है। ये कह रहा है कि सारे लोग केवल कुरान पे, आसमानी किताब पे बात करते हैं, इनके पुराने पाप हैं, कोई सनातन पे बात नहीं करता। अब लो संजय दीक्षित को लो, संजय दीक्षित ने सनातन पे ट्रायोलॉजी लिखी है, कृष्ण गोपेश्वरा। इस आदमी को कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन ये क्यों आसमानी किताब को बचाने की कोशिश कर रहा है कि सब सनातन पे बात कोई नहीं करता, सब उस पे बात करते हैं। ये क्यों चाहता है? और इसीलिए जब संजय दीक्षित द फतवा आलमगीर को हिंदी भाषा में लाना चाहते हैं, जिसको हिंदी का लोग नहीं जानता, जो उर्दू फारसी में है, ये आदमी उसको रोकना चाहता है, उन पर आरोप लगा के कि इन्होंने फंड लिए हैं। द वर्ल्ड ऑफ फतवा अरुण सौरी का और फतवा आलमगीर औरंगजेब का, इस दोनों में इस आदमी का आईक्यू लेवल यह है कि अंतर ही नहीं मालूम है इसको। ये फतवा आलमगीर को हिंदी दर्शकों तक, पाठकों तक पहुंचने से रोकना चाह रहा है। इसलिए वो बार बार कह रहा है कि ये लोग आसमानी किताब पे हमला कर रहे हैं। वो कल कह रहा है, देखिए सनातन की कोई बात नहीं करता। संजय दीक्षित के भरत गुप्त आते हैं उनके चैनल पे, सनातन पे पूरी बात करते हैं। शंकर शरण आते हैं, सनातन पे बात करते हैं। मैं ही कई बार गया हूं, सनातन पे हम बात करते हैं। और उन्होंने कृष्ण गोपेश्वरा ब्लूम्सबेरी से सीरीज लिखी है सनातन पे। इस व्यक्ति ने क्या किया है, किताब भी लिखा है इसने। ये तो मीडिया क्रूक्स वालों से किताब मांग रहा था, उसने कहा कि तुम्हारा किताब बहुत महंगा है, 300 रुपए का है, मुझे मुफ्त में दे दो। उसने मना किया कि नहीं, उसके लिए पैसे भरो, भाई लेखक के पैसे होते हैं, 300 रुपए की ये किताब नहीं खरीद सकता, ये किताब क्या लिखेगा। उसी तरह ये कह रहा है कि अब मुझे देखिए, मैं सनातन पे सबसे ज्यादा बात करता हूं। इसने यति जी पे कहा कि वो सिर्फ आसमानी किताब और हरे टिड्डों पे हमला करते हैं। आप यति का यूट्यूब पे सर्च करो, यति नरसिम्हानंद प्लस गीता, गीता पे उनके पूरे प्रवचन हैं। यानी ये क्यों चाहता है ये व्यक्ति कि आसमानी किताब और हरे टिड्डों पे बात ना हो? ये क्यों चाहता है? ये क्यों चाहता है? आप ये क्यों नहीं समझ पा रहे? जो कई लोग कहते हैं रू 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 हिंदू धर्म बट रहा है। जिस आदमी का नॉलेज इतना जीरो है, जो कह रहा है चुनाव आयोग को प्राइम मिनिस्टर गाइड करते हैं, ये अपने प्राइम मिनिस्टर को हम लोग सरकार की नीतिगत आलोचना करते हैं। ये डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर की गरिमा पर अटैक है इसका। ये क्यों नहीं कोई बता पा रहा? और ये क्यों चाहता है कि आसमानी किताब और हर टिड्डों पर चर्चा ना हो, अफगानिस्तान पर चर्चा ना हो? अफगानिस्तान इस्लामिक समस्या है, वो उसको व्यापारिक समस्या बता रहा है। वो मूर्ख बना रहा है लोगों को। वो कहीं ना कहीं वो सनातनियों के अंदर जो शत्रुबोध जग गया है, उसको खत्म करने के लिए मेरा आरोप है कि बड़े पैमाने पर सनातनी एक जो है कंप्रोमाइज हो रहे हैं। कोई ना कोई है जो इसके पीछे है, कोई है जो इसके पीछे है। इसके हमले सारे हिंदूवादियों पे है। यति नरसिम्हानंद, संदीप देव, संजय दीक्षित जी, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, नीरज अत्री, गौरव आर्या, वैभव डू पॉलिटिक्स का, अजीत भारती, ये इन सबसे बड़ा हिंदू है। इसको आपको समझना होगा कि सनातनियों के बीच मोल लाया जा रहा है जो आपके शत्रुबोध, और जब आपके सामने शत्रुबोध नहीं होगा तो आप लड़ नहीं पाओगे। किससे लड़ोगे? आपस में लड़ोगे, आपस में लड़ोगे। ठीक कह रहे ओम प्रकाश जी। जर्नी भी संदीप देव तो केवल सनातन से भरा। कल अमेरिकन यूनिवर्सिटी में 6500 बच्चों को सिर्फ सनातन पे हम बोल के आए हैं, वो आपको दिया जाएगा अभी। परसों भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं सुदेश वर्मा जी, उन्होंने जो क्लब हाउस किया था, उनका एक अलग फोरम है डिबेटिंग इंडिया, आप उसमें देखिए, हम सनातन पे बात करके आए हैं। कौन ये क्यों हिंदुओं के शत्रु बोध को खत्म करने के लिए एक मोल दिख रहा है हमें, इसलिए हर हिंदूवादी पर ये हमला कर रहा है। दूसरा, अभी की समझ आप देखिएगा कि ये अश्विनी उपाध्याय पे हमला किया। अश्विनी उपाध्याय जिसके कारण 8 तारीख को एक बड़ा जो भी कहिए आंदोलन हुआ, जो भी किया। अब ये आदमी कह रहा है अश्विनी उपाध्याय जिन जिन कानूनों की मांग कर रहे हैं, आपको गौरव प्रधान के इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए। मैं सबको कहूंगा जरूर देखिए, व्यूज बढ़ा दीजिए उसका। आपको पता चलेगा इस आदमी के पास न संविधान के अनुच्छेद का नॉलेज है, न इस आदमी के पास कानून की जानकारी है। वो आदमी जो अनुच्छेद 254(1) है, वो क्या कहता है? वो कह रहा है मतलब राज्य और केंद्र किस कानून को राज्य बनाएगा, किस कानून को केंद्र बनाएगा, और यदि राज्य और केंद्र के कानून में कोई टकराव है तो
केंद्र का कानून सर्वोपरि माना जाएगा। ध्यान दीजिएगा इस बात को, केंद्र का कानून सर्वोपरि माना जाएगा। और इसमें साफ साफ है, इस व्यक्ति ने कल कहा कि अश्विनी उपाध्याय जिस कानूनों की मांग कर रहे हैं वो राज्य का विषय है। इस आदमी को राज्य का विषय और केंद्र का विषय भी नहीं मालूम। ये कह रहा है स्ट्रेटजिस्ट है। जनसंख्या नीति लाना केंद्र का कानून है या राज्य का, बता रहे अश्विनी उपाध्याय ये मांग कर रहे हैं। दूसरा, समान नागरिक संहिता लागू करना केंद्र का काम है या राज्य का, बता। गौवध बंदी केंद्र का काम है या राज्य का, तू बता। ट्रिपल तलाक जो अश्विनी उपाध्याय कब से उठा रहे हैं उस पर कानून केंद्र ने बनाया है या राज्य ने, तू बता। यानी यह आदमी संविधान के अनुच्छेद से जीरो है, पैदल, दिमाग से पैदल। मैं अभी तक उससे लड़ रहा था, पर आज मैं लग रहा हूं किसी बिल्कुल ही मंद बुद्धि से लड़ रहा हूं। यह मंद बुद्धि लोगों को मंद बुद्धि बना रहा है। इसको संविधान की बिल्कुल नॉलेज नहीं है। अब आपको हाई फाई लगेगा। इसने कहा गायत्री जी को कि यदि आर्टिकल 331, कल सुनिएगा, सॉरी आर्टिकल 333, आर्टिकल 333 पे यदि अश्विनी उपाध्याय आंदोलन करते तो मैं भी उस पे जाता। अब आर्टिकल 333 क्या है, इस आदमी को यह तक नहीं मालूम है कि आर्टिकल 333 में जो है खत्म हो चुका है। ये भी नहीं मालूम है। अब देखिए, पार्लियामेंट अप्रूव 10 ईयर एक्सटेंशन टू एसटी एंग्लो इंडियन नॉमिनेशन ड्रॉप्ड। ये आर्टिकल 333 है एंग्लो इंडियन को लेकर। एंग्लो इंडियन वाला लॉ 70 साल में समाप्त हो जाना चाहिए था और ये लॉ दिसंबर 2019 में हट चुका है। तो जो लॉ हट चुका, जो अनुच्छेद हट चुका, दूसरा भी दिखाओ इसका स्क्रीनशॉट, उस लॉ के लिए अश्विनी उपाध्याय आंदोलन करें और मैं खड़ा होऊंगा। आपको कैसे मूर्ख बना रहा है ये आदमी, देखिए। द कॉन्स्टिट्यूशन 126 अमेंडमेंट बिल 2019, ये कानून से आया ना, बात करें हमसे। ये आदमी जो लॉ हट चुका दिसंबर 2019 में, उस लॉ के लिए कह रहा है कि अश्विनी उपाध्याय को आंदोलन करना चाहिए, तो मैं उसका समर्थन करता। यानी ये कैसे मूर्ख बना रहा है लोगों को, जिसको लॉ का ही पता नहीं है, अनुच्छेद का ही पता नहीं है, ये लॉ कब बना और कब हटा इसको कुछ मालूम नहीं है, बस ज्ञान दे देना है। यानी ये हिंदुओं के शत्रु बोध को समाप्त करने के लिए एक मोल की तरह काम कर रहा है कि जो लॉ नहीं हट चुका है उस पर तुम लड़ाई लड़ो। समान नागरिक संहिता अश्विनी उपाध्याय मांग रहे हैं, उसके विरोध में ये खड़ा है। जनसंख्या नीति मांग रहे हैं, उसके विरोध में ये खड़ा है। गोहत बंदी मांग रहे हैं, वो विरोध में ये खड़ा है। आप ध्यान देते हैं ये मुद्दे क्या हैं। मंदिरों की मुक्ति, उसके विरोध में। यानी वो हर जो आसमानी किताब चाहता है उसके पक्ष में ये खड़ा है और सभी राष्ट्रवादियों पर टारगेट कर रहा है। यानी कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज्ड है, ये कंप्रोमाइज्ड है, जिसको लॉ तक की जानकारी नहीं। अब आगे चलते हैं। और उसके बाद इसने मुझ पर भी एक हमला किया कि कोरोना के समय जब लोगों के घर छीन रहे थे, संदीप देव ने घर कहां से खरीदे। मैं आपको एक आंकड़े दिखाता हूं कि कोरोना काल में जब संपत्ति का ड्रॉप हुआ है, नहीं बिक रहा है, तो 40% का उछाल आया। जिसके पास सेविंग्स है उन्होंने अपने घर खरीदे। ये देखिए, मैं आपको इसलिए अखबार में इधर उधर की बात ही नहीं कर रहा, प्रूफ दे रहा हूं कि दिल्ली एनसीआर सीज 40% राइज इन प्रॉपर्टी सेल्स इन 2020। और मैंने 80% कर्ज लिए हैं बैंक से। और अगर मेरा किताब 1 लाख गया और मेरी एक किताब का रॉयल्टी 30 रुपए है तो मेरे पास 30 लाख रुपए होते हैं। सुन, और मैं टैक्स भरता हूं और मैं हर साल 5 से 7 लाख रुपए टैक्स भरता हूं। सुनो, तो मेरी किताबों की रॉयल्टी इतनी होती है। एक बात। दूसरी कि मैं एंटरप्रेन्योर भी हूं, मैं ई कॉमर्स पब्लिकेशन, उसकी भी तो इनकम है। तीसरी बात, ये सबको कह रहा है कि आप लोग 100 रुपीज मत दीजिए। मैं तुम्हारी तरह चंदा नहीं मांग रहा, मैं सब्सक्रिप्शन की कीमत पे करने को लोगों को कह रहा हूं। वो जो 100 रुपए सब्सक्रिप्शन की कीमत पे करते हैं, वो जैसे नेटफ्लिक्स के कंटेंट के लिए पे करते हैं,
जैसे डिश टीवी के लिए पे करते हैं, जैसे वो अखबार के लिए पे करते हैं, मैं वैसे कह रहा हूं, क्योंकि मेरा ट्रस्ट नहीं है, मेरा कोई एनजीओ नहीं है, मेरा एलएलपी कंपनी है, जहां पर हर महीने जीएसटी भरना है, इनकम टैक्स भरना है, और जब 100 रुपए लोग देते हैं उसमें से 30% इनकम टैक्स, 18% जीएसटी और 2% गेटवे चार्ज, यानी 50% हम टैक्स भर रहे हैं। तुम्हारी तरह चंदाखोरी नहीं कर रहे, तुम्हारी तरह बिल्कुल चंदाखोरी नहीं कर रहे। तो मेरे पास तो, मैं तो पत्रकार भी, मेरा इनकम का सोर्स, लेखक भी मेरा इनकम का सोर्स, और एंटरप्रेन्योर भी इनकम का सोर्स, समझ गया। और सरकार को टैक्स भरता हूं और बैंक से ईएमआई भी लिया है, समझ में आया। तो तू जो लोगों को फर्जीवाड़ा कर रहा है, अब इसके फर्जीवाड़ा दिखाता हूं। मेरा एक, आप अब आज की खबर देखिए, ये खबर है कि आदमी कल कहता है कि मेरे गौरव प्रधान फाउंडेशन में सिर्फ 2.5 लाख रुपए आए और मैक्सिमम 3,70,000 रुपए आया। इस आदमी ने 58 लाख रुपए की उगाही की है, ये प्रूफ है, ये मैं आपको कुछ भी ऐसा नहीं दे रहा। तो 58 लाख रुपए, और ये क्या कह रहा है कि मैंने लोगों से कहा कि इसके ट्रस्ट के पास ना एटीजी है कानूनी रूप से, ना 12A है। ये कह रहा है, मैंने लोगों से कहा कि आप टैक्स, आपको छूट नहीं मिलेगा, तो क्यों, या तो तुम इन कैपेबल नहीं हो कि तुमको एटीजी मिले और 12A मिले, या फिर तुम लोगों, क्यों तुम टैक्स, लोगों के टैक्स बचे, वो उसके लिए सर्टिफिकेशन तुम्हारे ट्रस्ट को क्यों नहीं है। एक पहली बात। दूसरा कि तुम इस पर टैक्स नहीं भर रहे हो, ट्रस्ट है। तीसरा, उस ट्रस्ट में अभी तक तुमने मिलाप.org के थ्रू 1 करोड़ की फंडिंग के लिए अनाउंस किया। आप देखिए इसको बड़ा कर स्क्रीन पे, गौरव प्रधान फाउंडेशन नेशन बिल्डिंग, ये नेशन को बनाया है या बिल्डिंग बनाया है, आप सोचिए। आई एम न्यू इंडिया, राइट 58,22,779, 1,687 सपोर्टर्स ने ये फंड किए हैं। इसका लक्ष्य है 1 करोड़ रुपए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। 1 करोड़ में से 58% की रकम ये ले चुका है, 58,22,779 रुपए ये वसूल कर चुका है। लेकिन वो क्या कह रहा है, आपको वीडियो का इंटरव्यू मैंने आपको इसमें दिया है खबर में, कल उसका जाकर देखिए इंटरव्यू। मेरे पास नीचे दिखाओ 3,70,000 आए, तो बताओ 55 लाख रुपए का तुमने क्या किया। 55 लाख रुपए तूने कहां मारे। मेरे से तो घर का हिसाब पूछ रहा है, वो तो मैं इनकम कर रहा हूं, टैक्स भर रहा हूं, तुम्हारी तरह चंदाखोरी नहीं कर रहा। बता 55 लाख, यानी ये पैसा कहां जा रहा है। क्या किसी हरे टिड्डों के मोल के साथ मिलकर कुछ हो रहा है, क्योंकि इसमें ना एटीजी लिया गया है ना 12A लिया गया है। उसके लिए 3 साल लगते हैं, 3 साल बाद मिलता है एटीजी 12A, मानता हूं। पर 2019 में इसने ट्रस्ट रजिस्टर्ड कराया, उससे पहले से भी ये फंड ले रहा था, जो मेरी जानकारी आरोप है। 2019 में ट्रस्ट रजिस्टर्ड हुआ, 3 साल बाद मिलेगा एटीजी 12A, मानता हूं कानूनी। तूने अप्लाई अगर किया है, तो मैं चाहता हूं कि मैं अपने कंपनी का बैलेंस शीट बाहर रखता हूं, तू अपने ट्रस्ट का बैलेंस शीट बाहर रख। तू अपने ट्रस्ट का बैलेंस शीट बाहर रख, बाहर रख। संजय दीक्षित पे आरोप लगा रहा था कि वो आदमी सवाल पूछने के पैसे लेते हैं, ज्वाइन बटन है। ये तो यूट्यूब की व्यवस्था दे रखी है ना, सुपर चैट, सुपर स्टिकर, लोग अपने मन से करते हैं, कोई धमका तो रहा नहीं। तेरे पास कोई आते नहीं तो तू क्या करेगा। उन पे भी आरोप लगाया। फिर इसने कहा कि मुझे कि ज्ञान नहीं है इसके पास, 100 करोड़ की कंपनी है। मैंने कहा था कि जब इसने 100 करोड़ की कंपनी कहा था मैं बेच के आया हूं, तो ऑर्फन जो वहां पे अनाथालय है उसको बनाने के लिए 8-10 लाख रुपए जो है इसके पास खुद से डोनेट कर देता। लोगों से क्यों मांग रहा है, ये मैंने कहा। अब वो कह रहा है इस आदमी के पास नॉलेज नहीं है। तो 100 करोड़ की जो कंपनी है वो कह रहा है कि वो बेच के आया, तो सारे प्रमोटर्स के नहीं होते पैसे, सबके होते हैं। तो सबसे बात है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ कि 100 करोड़ में से तेरा शेयर कितना था एज ए प्रमोटर उस कंपनी में? तो कितने का शेयर होल्डर था, स्टेक होल्डर था? एक। क्या 100 करोड़ में तूने बेच के उस कंपनी को घाटे में बेचा? तेरे पास ठंटन गोपाल है, कुछ नहीं है,
ये भी बता दे। 100 करोड़ का आदमी, ये भी बता कि तेरे पास कुछ नहीं, तेरी लायबिलिटीज कितनी थी, तेरी सैलरी स्ट्रक्चर क्या था तेरी कंपनी का, ये बता। यहां पे तूने कंपनी पे उधारी होगी, वो सब चुकाने के बाद तेरे पास कितने बचे, ये बता। तो तू प्रमोटर था भी तो कितने परसेंट के शेयर होल्डर का प्रमोटर था, क्या था तू? मैं ये जानना चाहता हूं ना, मैं तो अज्ञानी हूं, तो जानना चाहता हूं, जानकारी दे दे मुझे कि भाई प्रमोटर का शेयर होल्डर और कौन कौन उसमें प्रमोटर थे। 100 करोड़ अकेले की कंपनी ने, उन प्रमोटर्स की लिस्ट जारी कर। लोगों को जो कह रहा है ना मैं 100 करोड़, तो एहसान जता रहा है कि मैं 100 करोड़ की कंपनी छोड़कर देश के लिए आया हूं, देश से 58 लाख वसूल कर चुका है। क्या छोड़ के आया है उस कंपनी का? आज डाटा शीट जारी कर, कौन कौन प्रमोटर से जारी कर। तूने अगर घाटे में बेचा कंपनी तो तू तो बिजनेस चलाने लायक नहीं, और अगर फायदे में बेचा कंपनी तो कितने परसेंट का शेयर होल्डर है ये बता। तो क्यों 8 लाख रुपए 12 लाख रुपए मांगते फिर रहा, 58 लाख रुपए मांगते फिर रहा? दोनों बातें है ना। अगर घाटे में बेचा तो तू कोई ढंग का सीईओ नहीं। मुझे एक अमेरिकन कंपनी ने कहा अभी कि ये आदमी फ्रॉड है, 3 बार मेरी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया है, एचआर ने लिखा। इसको एक्सपोज करने के कारण दुनिया भर के लोग मुझे फोन करके बता रहे हैं कि कहां कहां क्या। एचआर ने लिखा ही इज नॉट ए टीम मैन, ये कंपनी तोड़ देगा, ये इसके पास काम का एक्सपीरियंस नहीं है। तो कंपनी तूने घाटे में बेचा तो तू डंप है, और कंपनी अगर फायदे में बेचा एज ए प्रमोटर तुझे कितना मिला बता दे, इतना ही तो पूछ रहे। ठीक है, आगे तूने कहा, और कहा कि अनाथालय में के लिए हम पैसे लोगों से नहीं मांगते, सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन के लिए कि लोग उसमें पार्टिसिपेट करें। हमने 72 बच्चों को हिंदू धर्म से ईसाई बनने से रोका। अगर ये तूने रोका तो भगवान तुमको बहुत अच्छा देंगे, मैं इसके लिए भी तुम्हें अप्रिशिएट करूंगा अगर तूने रोका। पर लक्ष्मणानंद सरस्वती मारे गए थे, आसाराम जेल में है, हमारे एक शंकराचार्य जी जेल में गए, असीमानंद जेल में गए। तो इतना हुआ करता तो उस पर कोई हमला ही नहीं हो रहा है मिशनरियों का। मुझे इससे शक होता है। और पार्टिसिपेशन चाहिए तो तू केवल पैसे क्यों मांग रहा था? लोगों से कपड़े मांग ले, बच्चों के स्टेशनरी मांग ले, पार्टिसिपेशन ही तो दिखाना था ना, पार्टिसिपेशन ही तो दिखाना था, मांगना ये सब, ये क्यों नहीं मांग? 58 लाख को 3 लाख बताने वाला आदमी, और सबूत है इसका खुद। आप मिलाप.org में जाओ, गौरव फाउंडेशन मारो, ये खुद दिख रहा है, क्योंकि तो पब्लिक प्लेटफॉर्म से पैसे लिए हैं। जहां पब्लिक प्लेटफॉर्म पे 58 लाख, और ये वीडियो में कह रहा 3,70,000, और कह रहा है मेरे एक सिगार 5,000 के आते हैं, ऐसे बोल रहा है। अब देखते जाओ इसके नाटक। मेरा बेटा लेकर आता है, अब पकड़ा गया कि कौन सा बेटा, तो फिर कहता है बेटा जैसा लेकर आता है। अब देखते जाइए, वो बाहर से आता है हवाना का सिगार पीता हूं, 5,000, एक डब्बा 50,000 का होता है। ए भाई, तो चंदा क्यों मांग रहा है? और मांग भी रहा है अच्छे काम के लिए, अच्छी बात है। 58 को 3 लाख क्यों कर रहा है? 55 कहां गए बता दो, 55 गए कहां बता। ये जो लोगों, और ये सब कुछ हो रहा है आपके शत्रु बोध को मारने के लिए। ये आदमी मास्टर स्ट्रोक लगाने के चक्कर में हमारे प्राइम मिनिस्टर तक पे हमला करता है। लेकिन आपको, इनके चमचों को लगता है तो मोदीवादी हैं, उनको दिमाग का आईक्यू लेवल है ही नहीं। आईक्यू लेवल उनके चमचों का ये है कि उनको ये तक पता नहीं है कि एलएलपी और ट्रस्ट में अंतर क्या है। उनके पास कोई तर्क नहीं होता तो कहता है कि तू सेक्स गुरु है। अरे मेरे गुरु पे भी सेक्स गुरु का आरोप लगा, वो तो कुछ नया बात कह दे भाई, मुझे तो इससे कोई आत्मग्लानि होती नहीं, मुझे तो कोई आत्मग्लानि नहीं होती। अगर तू पेड़ से पैदा हुआ होगा तो तुझे आत्मग्लानि हो जाएगी। कहां से पैदा हुआ है भाई, बता तो सही, कहां से पैदा हुआ? विदाउट सेक्स पैदा हो गया, पैदा कहां से हुआ? वो जो 12/11 का मेरा, और आपको इतना बोल्डली मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं सब कुछ साफ हूं। 12/11 का मेरा ट्वीट सब जगह फैलाया इसने। उस ट्वीट को आप देखिए, उस ट्वीट के साथ एक लिंक मिलेगा। इसके चमचे मुझे कह रहे हैं मेरे घर की महिलाओं पे हमला करके। इसने कहा टेलीग्राम में कि अगर उसके वाइफ पे हमला नहीं किया तो मैं रूरू अमेरिका चला जाऊंगा।
लोग कह रहे हैं इतना गिरा इंसान नहीं देखा जो कह रहा किसी की फैमिली को टारगेट करो, और इसके चमचे टारगेट कर रहे हैं क्योंकि दिमाग का लेवल वही है, और हमको कह रहे अभद्र भाषा बोल रहे। अरे मैंने तो गटर और पिस्टू बोला भाई, तुम तो घर की महिलाओं पे हमला कर रहे हो, अभद्र तो कौन है ये तो दिख रहा है। तो वो लिंक आप देखिए, अगर इसके आईक्यू लेवल के लोग हैं, वो एक खबर का लिंक है जो उस समय वेबसाइट चलता था, उस खबर का लिंक है, और वेबसाइट के आप हेडिंग ही तो शेयर करते हो, उस चीज को मेरे और मेरे पत्नी पे अप्लाई करके इसने हमला करवाया। तो भैया तुम किस पेड़ से पैदा हुए हो ये वो बता दो, बिना प्रक्रिया के पैदा हुए हो, बिना यौन प्रक्रिया के पैदा हुए, ये क्यों नहीं कह देते कि कह रहा सेक्स एजुकेशन उसमें कुछ नहीं चलता था, सेक्स की खबरें चलती थी। अगर न्यूज वेबसाइट है, आप अभी नभार टाइम्स के .com जाओ, भास्कर जाओ, न्यूज वेबसाइट पे प्रियंका क्या कर रही है, रिहाना क्या कर रही है, खबर नहीं होता क्या? इसके चमचे इस दिमाग से पैदा हुए, उसमें सब कुछ उस पर सनातन नहीं दिखा, तुझे सेक्स दिख गया यानी इलाज करा भाई, चेहरे पे दिख रहा है, तेरे चेहरा सूजा हुआ दिख रहा है, इलाज करा, इलाज करा भाई, तेरे अंदर इलाज करा, 60 साल के आसपास हो गया है, अभी भी कुंठा तेज मार रही, इलाज करा। इतना अंदर कुंठा भरा हुआ है तुम्हारे कि तुम दूसरे की फैमिली पे हमला करा, तो ना मुझे घंटा फर्क पड़ता ना मेरी फैमिली का, मेरे बारे में हर कोई जानता है। मैं आज भी सेक्स पे बोलता हूं, जब अध्यात्म पे बोलता हूं तो तंत्र पे बोलता हूं, तंत्र का तुझे पता भी नहीं होगा, कुछ मालूम ही नहीं होगा तुझे, अब क्या कहूं मैं। इसने सोचा कि ये सब पे आप टू पॉलिटिक्स के वैभव को देखिए, उसके साथ लड़की के झूठ मूठ के रिलेशन इसने फैलाए हैं, सबके साथ ही यही करता है। चरित्र हनन का वो जो पुराना टैक्टिक्स है कि चरित्र हनन पे सेक्स को लेकर हमला करो, आदमी बैठ जाएगा, तूने गलत आदमी के पंगा ले लिया। मैं तो खुल के सेक्स बोलता हूं, और लोग सब मेरे पाठक दर्शक जानते हैं, जो नहीं भी पसंद करते ओशो को गाली देते हैं, वो भी मेरे पाठक दर्शक हैं। तो मेरे तो गुरु को कहा गया सेक्स गुरु, तो नई बात बता कुछ। उसके बाद आपको बताऊं कि इसने कहा कि मैंने बैंक अकाउंट जारी किया है ट्रस्ट का, कि जिसमें 370 है, 2.5 लाख है। एक ट्रस्ट के कई अकाउंट होते हैं, तो पूरा डाटा शीट जारी कर, पूरी तरह से ट्रस्ट का बैलेंस शीट जारी कर। अगर तेरे ट्रस्ट में 3 ही लाख हैं, तो फिर ये मिलाप.org पर 58 लाख क्यों दिखा रहा है तेरे ही गौरव फाउंडेशन के नाम से? बताओ बताओ। उसके बाद आपको बताऊं, इसके अपनी पत्नी के नाम से इसने झूठ बुलाया। वो मुझे जानकारी है, आरोप लगा रहा हूं मैं कि अपनी पत्नी का ट्विटर हैंडल ये खुद हैंडल करता है। एक जरा दिखाना इसका जो कटिंग है, कि इस पर जो यौन उत्पीड़न का चार्ज शीट है, इस पे वो खबर भी दिखा दो लोगों को, ये भी अपना वाला खबर दिखा दो, चार्ज शीट पहले दिखा दो लोगों को जिनको इसको नहीं पता है, चार्ज शीट वाली खबर और FIR। उस पे ये झूठ फैला रहा है कि मुझे स्टे मिल गया है। इसको गिरफ्तारी से स्टे मिला। केस कोर्ट ने कहा कि गौरव प्रधान पर, याचिकाकर्ता पर, ये जो मामला है वो संज्ञेय, देखिए FIR है, ये मामला संज्ञेय अपराध में आता है, कोर्ट की लैंग्वेज है संज्ञेय अपराध। इसलिए इस कोर्ट इसके FIR को खारिज नहीं करेगी। हाँ, गिरफ्तारी से बचाव देती है, और जब तक पूरी परिणति जब तक केस की नहीं हो जाती, ये केस चलता रहेगा। एक बात। दूसरी बात, जरा सुप्रीम कोर्ट वाला दिखाओ। फिर इसने अपनी पत्नी के नाम से ट्वीट किया, ये देखिए, ये चार्जशीट है, चार्जशीट दिखाओ जरा, चार्जशीट नाम दिखाओ। चार्जशीटेड कहने में मुझे मजा आता है, और इसके चमचे कहते हैं आप गंदी भाषा बोलते हैं, तो मैंने कहा चार्जशीट को जरा शुद्ध भाषा में बोला के दिखाओ, गटर को भी शुद्ध दिखाओ और पिस्टू को भी शुद्ध बोल के बताओ, साफ साफ भाषा में। देखो चार्जशीट, वो पर देखिए चार्जशीट, नीचे देखो, नीचे आओ, हाँ चार्जशीट ये है, और नीचे देखिए इसका नाम क्या है, गौरव प्रधान, ये देखिए ये, हाँ। अब इसने तर्क दिया कि स्टे आया है, स्टे वाली कागज दिखाओ, और एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दिखाओ जरा। मैं तुझे तो चैलेंज करता हूं कानून के, ये कह रहा है कि हमें अनिश्चितकालीन स्टे मिला हुआ है, ये घेर घेर के उसको कह रहा है। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दिखाओ। नो स्टे ऑन ट्रायल, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। ये कब का ऑर्डर है, जरा देखो, डेट देखो, 29 मार्च 2000, देखना कितना है। No stay on trial for more than 6 months except in exceptional situation। ये exceptional situation का केस है इसके उत्पीड़न का, more than 6 months। इसके केस में 6 अक्टूबर की तारीख है, ये 29 मार्च 2018 की न्यूज है,
न्यूज पूरा दिखाओ, मैं तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले दिखा रहा हूं ना, न्यूज दिखाओ जरा। नो स्टे ऑन ट्रायल। अब ये क्या कह रहा है, स्टे वाला दिखाओ, इसका वाला, इसका पन्ना दिखाओ। इसको तो प्याज की तरह मैं छीलूंगा इसको, क्योंकि ये हमारे हिंदुओं के शत्रु बोध को खत्म करने के लिए कोई लाया गया है, क्योंकि हर उस पर हमला कर रहा है जो हरे टिड्डों को एक्सपोज कर रहा है, हर उसको। अब देखो इस पे क्या कह रहे हैं। थैंक यू अरुणा गांधी जी। मैं बहुत साफ सोच रहा हूं, आप कुछ भी नहीं मेरे पास, ये क्या ये मेरा ही लिखा निकाल रहा है। अरे भाई सेक्स पे मैंने लिखा है, मेरा ही लिखा निकाल। वो नरेशानंद जी के बारे में जो मुझ पर नरेशानंद जी आप लोगों के साथ आने वाले हैं, वो कह रहे हैं इसको मैं जूते मारूंगा। इसको तो लगा होगा कि वो मर जाएंगे, संदीप देव पे आरोप लगेगा, पर परमात्मा तो है। तो ये देखो, ये कह रहा है स्टे मिला है। अब फिर से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दिखाओ, नॉट मोर देन 6 मंथ। अब सुप्रीम कोर्ट के का वायलेशन करके हाई कोर्ट अगर तुमको स्टे दे रही है, तो मैं कहूंगा जो भी महिला पे आरोप, महिला का केस है, जरा इसको हाई कोर्ट में फिर से घसीट दीजिए। ये शेयर कर, इसका शेयर खुद ही इसको फंसा देगा। घसीट दीजिए। मैं जो भी महिला है, नाम नहीं ले सकता जो कौन है, उनको कल चैनल पर फिर बदनाम कर रहा था। इस आदमी को ये तक नहीं पता है कि जिसने आरोप लगा महिला का नाम नहीं लेते। और कैसा लॉ का, ना अनुच्छेद का पता, ना कानून का पता, ना धारा का पता, ना कानूनी कुछ नहीं, और कहता है कि मैं तो जेम्स बॉन्ड हूं, जेम्स बॉन्ड हूं। अनिल पांडे जी सही करें, जो सबसे अधम नीच होता है वही सेक्स संबंधी आरोप लगाता है। आपको मैं बताता हूं, इसका एक ट्वीट जरा दिखाना, डू पॉलिटिक्स के वैभव पर इसने कैसे गंदे आरोप लगा। इसके तो सारे कच्चे, इसने ये किसको छोड़ा है भाई? आप देखिए कि इसने तो वैभव को, मतलब आप किस को, हर किसी को सेक्स, भाई तुम्हारे दिमाग में कुछ और चलता है, गटर, इसीलिए गटर कहा था। तो ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। 24 घंटे सेक्स पे जो सोचिए वो गटर ही होता है, ये बात ही नहीं समझ में आई। अब सुन, अच्छे से सुन भाई, मैं तुमको, अच्छा इसकी भाषा आपको दिखा देता हूं। ये खुद एमसीबीसी क्या क्या लिखता है, ताकि इसके चमचों को पता चले कि वो लिखा, आपकी भाषा ही आपके चरित्र का प्रमाण है। तो तेरी भाषा दिखाता हूं। अभी तो इसके बहुत एक्सपोजर होंगे, ये गलत, ये पत्रकार। देखिए लिखिए, व्हाट मेक्स तालिबान कट्टी डिफरेंट फॉर तृणमूल कांग्रेस, नीचे दे आर नॉट एमसी। एमसी आप जानते हैं क्या होता है? मैं तो नहीं बोल सकता। अब आप सब पूरे दुनिया से, आपको मैं दिखाता हूं कि इसने डू पॉलिटिक्स वाले जो वैभव है उस पर भी गंदे गंदे आरोप इसने लगाए हैं, और मेरे को तो फैमिली पे ही हमला करा दिया। उसको यही नहीं मालूम है कि मेरी फैमिली के पास कभी आ गया तो झाड़ू से स्वागत हो जाएगा इसका। यहाँ तो बिहारी फैमिली है, पिटाई करना ही खूब जानती है, ये बात इनको पता ही नहीं है। और सुनिए, इसके ट्रस्ट का जो डाटा है वो सब आपको एक्सपोजर और लंबा दूंगा। ये मैं आपको डू पॉलिटिक्स वाले का अभी यहाँ मिल नहीं रहा मुझे। ये देखो ना मेरे पे क्या, कितने गंदे गंदे लोग, मैं तो अभी ये पढ़ रहा हूँ, कितने गंदे गंदे लोगों से ये करवाया है। तो ये आपको ये देखो, ये देखिए, ये देखो सब पे यही एक ही आरोप है, सेक्स का। अब ये देखना जरा, पर तुम, मैंने इसके चमचों को कहा मैं सेक्स पे लिखता हूं, तेरा गुरु एक्ट करता है, अपने घर की महिलाओं के पास मत ले जाना अपने गुरु को, वो एक्ट करता है, वही आरोप है उस पर। जब तक आरोप है, जब तक अभियुक्त है, उस पर चार्ज शीटेड है, वही रहेगा। निर्दोष हो जाएगा तो मैं भी इंडिया स्पीक्स में लिख दूंगा निर्दोष हो गया, अभी तक वो चार्ज शीटेड है। क्वेश्चन टू बी आस्क्ड टू वैभव, ध्यान दीजिए, डज ही सेंड आई लव यू मैसेज टू फीमेल फॉलोअर्स एंड व्हाट देन टू रिस्पॉन्स व्हाई? देखिए इसके ये यही से पकाता रहा था पूरे दिन इसके दिमाग से। ये 2:30 बजे रात में गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा था, वो भी आपको बताऊंगा। क्वेश्चन टू वैभव, डू पॉलिटिक्स, डज ही जीएफ किक्ड हिम आउट फॉर हिज टेरिबल बिहेवियर, मैरिड सम सेटल गाय? फिर देखिए, इफ एनीवन वांट टू मेस विथ मी मोस्ट वेलकम, बट रिमेंबर आई विल स्ट्राइप यू डाउन, माय रिच नो वन नोज। अब आप देखिए, वो पूरे दिन इसके यही चलते हैं। और ऐसे हमारे यहाँ कहा गया है कि 60 की उम्र के बाद संन्यास ग्रहण करना चाहिए, लेकिन काफी सारे लोग हैं जो ठड़की, जिसको 60 के बाद ठड़की बोलते हैं, इसके अंदर ठड़कपन है, पूरे दिन यही सोचता है बैठ के। इसलिए इसकी जो स्थिति है,
दूसरा ये सबको कहना चाह रहा है लास्ट में कि भाजपा को लोग हराना चाहते हैं। हम लोग तो हम क्या बार बार हम कहते हैं ना कि हम देंगे उन्हीं को वोट, लेकिन हम अपनी सरकार को जागृत करें, यही कहते हैं ना। हम कह रहे हैं ना कि यूपी में हम योगी को जिताएंगे, हम बार बार यही कह रहे हैं, कहीं है पर ये झूठ फिर से फैला रहा है अपने आप को कवर अप करने के लिए। फिर मेरे एक वीडियो को एडिट किया, उस पर केस बनेगा इसमें कि ये सोनिया गांधी की तारीफ कर रहा है, ये मैं तेरे जैसे पाखंडियों को एक्सपोज कर रहा हूं जो हर महिलाओं को लेकर एक गलत नेचर लेकर चलता है। मैंने तुझे क्या तुम्हारा पाखंड कि मैंने कहा अगर हर महिला का सम्मान करो या हर महिला का अपमान करो, एक पैटर्न पे तो रहो। ये कैसे कि इसका सम्मान और उसका अपमान, ऐसे तो हो नहीं सकता। मैंने इसकी हिपोक्रेसी को एक्सपोज किया और जिसके कारण ये बौखलाया हुआ है, यानी इसके मास्टर स्ट्रोकवादियों को। और फिर वो कहता है मैं तो गरीब हूं, समाजवादी बीमारी जो होता है, यानी पूरी तरह से मक्कार गिरोह का व्यक्ति है। फिर कहता है कि मैं बुलेट प्रूफ गाड़ी से घूमता हूं, तो गरीब है तो बुलेट प्रूफ गाड़ी कहां से है? कल परसों टेलीग्राम में मैंने मर्सिडीज कैश में खरीदी थी, मैं साउथ अफ्रीका में था। होगा भाई, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ 58 लाख मत मानना चंदा चंदा, उसमें लिखा है एक मतलब कोई 100,000 दे रहा है, कोई 2,000 दे रहा है, मत मांग भाई। तो बहुत बड़ा आदमी है और मांगता भी है तो 58 को 3 लाख तो मत बता, 55 लाख खा गया क्या? तो ये आपको फिर कह रहा है कि ये जो जितने यूट्यूबर्स हैं वो 5% वोट को स्विंग करा रहे हैं, इसकी मानसिक बीमारी है। अगर हमारे को इतना ही सुनने से स्विंग हो रहा होता तो पता नहीं क्या क्या होता। हम तो अपनी सरकार को जागृत करते हैं। यानी इस आदमी के पास कोई नॉलेज नहीं है, ना संविधान का, ना अनुच्छेद का, ना धारा का, ना कानून का, ना ट्रस्ट का, ना एलएलपी का, ना किसी चीज का नॉलेज नहीं है इस आदमी के पास। बस ये विशेषज्ञ है। गांव में होता नहीं एक जो हर चीज में बोलता है, मुंह फंसाता है, ये रवीश कुमार टाइप है। सीधी सी बात, वो हर चीज का विशेषज्ञ नहीं है, ये हर चीज का विशेषज्ञ है। ऐसे लोगों से मैं आपको कह रहा हूं बच के रहिए। इसके 3 मोटिव कल के इंटरव्यू के बाद और क्लियर हो गए। ये इंटरव्यू दिया था अपने सफाई के लिए, ये और फंस गया। उसको क्या मालूम था कि संदीप देव देख रहा है, उसके लोग देख रहे हैं। और गायत्री जी ने मुझे भी फोन किया इंटरव्यू के लिए, क्योंकि गायत्री जी शायद समझ नहीं पाई, वो वकील हैं खुद, वो कह रही है कि सोनिया का बचाव किया संदीप देव ने। गायत्री जी फिर से मेरे बयान सुनिए, मैं इसीलिए रुका हुआ हूं क्योंकि आपको फिर से वो बयान सुनने चाहिए, शायद आप नहीं समझ पाई। मैं सोनिया का कहीं से सपोर्ट नहीं कर सकता। फिर से सुनिए उस बयान को। आपने बस उस गौरव प्रधान के एडिटेड वीडियो को सुन लिया। आप यूट्यूब चैनल चलाती हैं, लॉयर हैं, साउथ अफ्रीका में रह के काम कर रही हैं, आपका बहुत सम्मान है और मैं आपको कभी इंटरव्यू होगा तो दूंगा भी, आपने कहा था। परंतु प्लीज ओरिजिनल वीडियो सुनिए, इस फर्जी द्वारा फैलाए वीडियो मत सुनिए। ये फर्जीवाड़ा करता है, ये मैं बार बार साबित करता हूं। और आज मैंने इसके ट्रस्ट को एक्सपोज किया है कि 58 लाख को उस चैनल पर 3 लाख बता रहा है, तो 55 लाख गए कहां, उसके हिसाब दे। और कानून से भी आपको बताया कि कानून की इसके पास कोई नॉलेज नहीं है। जो कानून 2019 में खत्म हो गया, कह रहा उसके लिए जो लॉ अनुच्छेद खत्म हो गया उसके लिए आंदोलन करेगा। ये भगवान कौन इसके समर्थक है मुझे मालूम नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।